साथियों नमस्कार। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है वो है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू न्यायालय की वह विशेष शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय क्या करता है, सभी कानूनों की क्या करता है, समीक्षा करता है, उनका निरीक्षण करता है और ये देखता है कि ये कानून संविधान के अनुसार हैं या नहीं, और संविधान के अनुसार उन्हें नहीं पाता है तो क्या कर सकता है, उनको निरस्त कर सकता है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लिया न्यायिक समीक्षा का, इसको विस्तार से हम समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को आपको समझना होगा, कुछ बातों को आपको समझना होगा। सबसे पहले हमें देखना होगा दो बातें संसदीय प्रणाली में हमें देखने को मिलती हैं। जिस जिस देश में संसदीय प्रणाली हमें देखने को मिलती है वहां दो प्रकार की संसदीय प्रणालियां हमें देखने को मिलती हैं। पहले प्रकार की जो संसदीय प्रणाली है उनमें क्या पाई जाती है, संसदीय संप्रभुता पाई जाती है, संसदीय संप्रभुता। और दूसरे प्रकार की जो प्रणाली होती है उसमें संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है, संसदीय सर्वोच्चता। तो ये दो शब्द आपके सामने हैं, पहला शब्द है संसदीय संप्रभुता और दूसरा शब्द है संसदीय सर्वोच्चता। आइए अंतर समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करें संसदीय सर्वोच्चता। संसदीय सर्वोच्चता का तात्पर्य है संसद ने जो कह दिया वो फाइनल, संसद ने जो कह दिया वो फाइनल, यानी संसद ने जो कानून बना दिया वो कानून क्या होगा, सर्वोपरि होगा। वो कानून क्या होगा, सर्वोपरि होगा। इससे ऊपर कोई नहीं है, संसद से ऊपर कोई नहीं है। और इस प्रकार की संसदीय सर्वोच्चता वाली जो संसदीय प्रणाली हमें देखने को मिलती है उसका बहुत अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन। वहां पर संसद जो कानून बना देता है उस कानून को निरस्त करने का या शून्य घोषित करने का या उसे परिवर्तित करने का किसी भी प्रकार का अधिकार न्यायालयों के पास नहीं है। इसीलिए ब्रिटेन के संदर्भ में यह कहा गया है, ब्रिटेन की संसद जो है सभी कार्य कर सकती है, ऐसे सभी कार्य कर सकती है जो कि संभव हो। और एक कहावत कही गई है कि ब्रिटेन की जो संसद है वो लड़के को लड़की या लड़की को लड़का बनाने के अलावा सभी कार्य कर सकती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ इस कहावत का, कि ब्रिटेन की जो संसद है वो असंभव कार्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के कार्य कर सकती है। और इस प्रकार की बात को ही क्या कहा जाता है, संसदीय सर्वोच्चता कहा जाता है। जबकि संसदीय संप्रभुता वाली जो प्रणाली होती है उसमें हालांकि संसद को कानून बनाने की असीम शक्ति प्राप्त होती है, संसद कानून बनाती है और उन कानूनों को पालन करने का या क्रियान्वयन करने का कार्य कार्यपालिका करवाती है। लेकिन संसद की जो कानून बनाने की शक्ति होती है उस पर क्या होता है, एक क्या होता है, न्यायालय का नियंत्रण होता है। न्यायालय का क्या होता है, नियंत्रण, न्यायालय का नियंत्रण होता है। और ये न्यायालय का जो नियंत्रण होता है वो किसके माध्यम से होता है, ये होता है न्यायिक समीक्षा के माध्यम से। तो यहां से जन्म लेता है शब्द न्यायिक समीक्षा। तो आइए देखते हैं न्यायिक समीक्षा क्या होती है। तो पहली बात तो हमने क्या सीखी कि न्यायिक समीक्षा किसका लक्षण है, संसदीय संप्रभुता वाली जो संसदीय प्रणाली है उसका लक्षण है। संसदीय सर्वोच्चता जहां जिस संसदीय प्रणाली में हमारी दिखाई देगी वहां न्यायिक समीक्षा नहीं पाई जाएगी। अब समझते हैं न्यायिक समीक्षा का अर्थ और न्यायिक समीक्षा किन आधारों पर न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। आइए पहले समझते हैं अर्थ। देखिए न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है, जैसा मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया, न्यायालय द्वारा क्या किया जाना, न्यायालय या न्यायपालिका द्वारा क्या किया जाना, कानून या नियमों का क्या किया जाना, निरीक्षण किया जाना। अब ये निरीक्षण किन चीजों का करता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझे कि कानून बनाने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, या तो संसद के द्वारा किया जाता है या विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। राज्यों में किसके द्वारा किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा, और केंद्र में किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। अब संसद और विधानमंडल ने यदि कोई कानून बनाया है तो वो कानून सही है या गलत, ये फैसला करने की शक्ति यदि न्यायालय के हाथ में हो तो क्या किया जा सकता है, तो न्यायालय उस कानून को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है कुछ आधारों पर। वे आधार क्या है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए संसद और विधानमंडल ने जब कानून बनाया तो हो सकता है संसद या विधानमंडल ने ऐसा कोई कानून बना दिया हो जिसे बनाने हेतु अधिकृत ही ये ना हो, जिसे बनाने हेतु संसद या विधानमंडल क्या नहीं हो, अधिकृत ही नहीं हो, या फिर ऐसा कानून क्या हो, संविधान के विरुद्ध हो, संविधान के क्या हो, विरुद्ध हो, या फिर हो सकता है ऐसा कानून मूल अधिकारों के क्या हो, विरुद्ध हो, मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। ठीक है, तो
ऐसी कोई भी स्थिति यदि न्यायालय को कानून में देखने को मिलती है, यानी न्यायालय कानून का परीक्षण करता है और परीक्षण करने पर यदि ये पाता है कि संसद या विधानमंडल जिसने ये कानून बनाया, ये कानून बनाने के लिए संसद या विधानमंडल क्या थी, अधिकृत ही नहीं थी। दूसरा वो क्या करता है कि ऐसा पाता है कानून में कि संविधान के कुछ प्रावधानों की ये कानून क्या है, विरुद्ध है। तीसरा पाता है कि ये मूल अधिकारों को क्या कर रहा है, ये कानून उल्लंघन कर रहा है, उनका न्यूनीकरण कर रहा है। ये तीन आधार यदि न्यायालय को मिल गए तो न्यायालय को ये शक्ति है कि वो इन कानून को क्या कर दे, निरस्त कर दे। क्या कर दे, निरस्त कर दे। तो ये तो हमने समझा न्यायिक समीक्षा का अर्थ और न्यायिक समीक्षा के आधार जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर मैंने आपको समझाया, इधर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए न्यायिक समीक्षा का जो अर्थ है वो हमने समझा, निरीक्षण करेगा न्यायालय। न्यायालय निरीक्षण करके यदि ये पाता है कि ये कानून क्या है, असंवैधानिक है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो न्यायालय क्या कर देता है, उन्हें शून्य घोषित कर देता है। यही क्या होती है, न्यायिक समीक्षा होती है। अब प्रश्न उठता है कि इसके आधार क्या क्या है, तो अभी हमने समझा था आधार क्या क्या होंगे, किन आधारों पर इनको शून्य घोषित किया जा सकता है किसी कानून को न्यायालय द्वारा, यदि वो कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, यदि वो कानून ऐसी संस्था द्वारा बनाया गया है जो संस्था उसे बनाने के लिए अधिकृत ही नहीं थी। तीसरा, यदि वो कानून क्या है, संवैधानिक प्रावधानों से असंगत है, संविधान का पालन नहीं करता है। तो इन आधारों पर क्या किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय क्या कर सकता है, किसी कानून को निरस्त कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। अब आगे बात करेंगे कि क्या न्यायिक समीक्षा संबंधी प्रावधान हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो आइए इसका उत्तर प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर है न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं भी हमारे संविधान में नहीं किया गया। अब कहीं भी संविधान में जब न्यायिक समीक्षा का प्रयोग नहीं किया गया तो क्या न्यायालय मनमर्जी से न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हैं? जी नहीं। न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग हालांकि हमारे संविधान में नहीं किया गया, लेकिन हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि न्यायिक समीक्षा की मूल भावना को प्रकट करते हैं। कौन से? सबसे पहला आर्टिकल 13। अब याद करें आप, आर्टिकल 13 संविधान का क्या कहता है। आर्टिकल 13 जो है हमारे संविधान का, वो ये कहता है यदि कोई भी कानून, चाहे वो संसद ने बनाए हो चाहे विधानमंडल ने बनाए हो, यदि कोई कानून क्या होता है, मूल अधिकारों को कम करता है किसी भी प्रकार से, मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों को क्या करता है, न्यूनीकृत कर रहा है, कम कर रहा है, तो उस कानून को क्या किया जा सकता है, न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। ये स्पष्ट रूप से कहां लिखा गया है, हमारे संविधान के आर्टिकल 13 में। तो स्पष्ट है कि आर्टिकल 13 क्या कर रहा है, न्यायालय को एक ऐसी शक्ति दे रहा है कि वो कानूनों को क्या कर सके, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को शून्य घोषित कर सके, निरस्त कर सके, और इसी को आधार बनाते हुए न्यायिक समीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रकाश में आता है। हालांकि आर्टिकल 13 में केवल मूल अधिकारों से असंगत होने पर कानून को निरस्त करने की बात कही गई है, लेकिन समय समय पर न्यायालय ने अपने फैसलों द्वारा इस कॉन्सेप्ट को और अधिक विस्तृत कर दिया। केवल मूल अधिकारों से असंगत नहीं, कुछ और चीजों को भी इसमें जोड़ दिया कि इन आधारों पर भी क्या किया जा सकता है, किसी कानून को निरस्त किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। और वे अलग अलग आधार क्या हैं। पहला आधार न्यायालय ने जोड़ा, यदि संविधान के मूल ढांचे से, अर्थात संविधान के मूल ढांचे वाले जो प्रावधान है उनसे यदि क्या है, कोई भी कानून क्या है, विरुद्ध है, अलग है, असंगत है, तो उसे क्या किया सकता है, न्यायालय निरस्त कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। इसके अतिरिक्त जिस संस्था द्वारा, ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति या संस्था किसी कानून को बनाने के लिए अधिकृत नहीं है, उसने यदि वो कानून बना दिया है, तो उसको भी संसद इस आधार पर निरस्त कर न्यायपालिका इस आधार पर निरस्त कर सकती है कि ये कानून बनाने के लिए ये संस्था अधिकृत ही नहीं थी हमारे संविधान के प्रावधान के अनुसार। तो कुल मिला के यदि कोई भी कानून या नियम क्या होता है, संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए उस कानून को निरस्त कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। आधार कौन प्रदान करता है, आर्टिकल 13। इसके अलावा संविधान का एक अन्य आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार है इस आर्टिकल के अंतर्गत, और इसमें कहा गया है यदि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को एक शक्ति प्रदान कर रहा है। यदि संसद के किसी कानून द्वारा मूल अधिकार प्रभावित हो गए, तो अब संसद क्या कर सकता है, मूल अधिकारों का वापस बहाल करने के लिए उस कानून को क्या कर सकता है,
निरस्त कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। हालांकि आर्टिकल 32 में केवल इतना कहा गया है कि रिट जारी कर सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या, अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 32 में न्यायपालिका को एक अधिकार दे रहा है कि मूल अधिकारों का पालन सुनिश्चित हो। तो दूसरा आधार जो प्रदान करता है न्यायिक समीक्षा का, वो है आर्टिकल 32। इसके अलावा हमारे संविधान में एक बात और कही गई है, और वो बात क्या कही गई है कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किसी प्रकार का विवाद होगा तो उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का इस संदर्भ में मूल क्षेत्राधिकार होगा, अर्थात सीधे ही ये मामला बिना किसी अपील के, मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य बिना किसी अपील के ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है। तो इस संदर्भ में यदि कोई कानून बना हुआ है तो उस कानून की समीक्षा भी अब इस प्रावधान के कारण क्या कर सकता है? न्यायालय कर सकता है। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ये भी न्यायालय को कानूनों की समीक्षा करने का एक अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो अपीलीय अधिकारिकता है और स्पेशल लीव पिटीशन है, इसके अंतर्गत भी किसी कानून को चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रावधान भी क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को किसी कानून की समीक्षा करने का आधार प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान के आर्टिकल 143 में एक व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति किसी संदर्भ में न्यायपालिका से अर्थात सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो किसी कानून पर यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे और सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा करे तो ये भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ही आएगा। तो इस प्रकार आर्टिकल 143 भी न्यायिक समीक्षा को आधार प्रदान करता है। तो अलग अलग आर्टिकल न्यायिक समीक्षा को आधार प्रदान करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रदान करता है वो है आर्टिकल 13। तो परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपको टिक कौन सा करना है? आर्टिकल 13 ही क्या करता है? न्यायिक समीक्षा को आधार प्रदान करता है। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या न्यायिक समीक्षा शब्द हमारे संविधान में वर्णन किया गया है? तो आपका इसका उत्तर देना है नहीं, हाँ, लेकिन न्यायिक समीक्षा जो है उसको आधार प्रदान करने वाला एक आर्टिकल 13 जरूर हमारे संविधान में वर्णित है। तो ये थी न्यायिक समीक्षा से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधानों की बात। अब हम बात करेंगे कि न्यायिक समीक्षा जो है उसको विभिन्न जो न्यायालयवाद हैं उसके द्वारा, अपने न्यायालय के फैसलों द्वारा, और इवन हमारे आर्टिकल जो 13 है संविधान का, उसमें भी मूल रूप से न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से की गई है। तो क्यों न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की गई? तो जैसा मैंने आपको बताया, न्यायिक समीक्षा का जो महत्व है वो हमने जब न्यायिक समीक्षा का आधार जब देखा था उसी से हमें समझ में आ सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था न्यायिक समीक्षा का आधार, न्यायिक समीक्षा जब न्यायालय द्वारा की जाती है तो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत कौन से आधार न्यायालय देखता है? पहली चीज न्यायालय देखता है कि बनाने वाले के कानून, पहली चीज क्या देखेगा? कानून जो इसने बनाया है, जिसने बनाया है उसे बनाने हेतु वह अधिकृत है या नहीं, अधिकृत है या नहीं। तो पहली चीज तो यहां न्यायालय क्या फैसला कर देता है कि जिसको संविधान के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति किसी संदर्भ में प्रदान की गई है वही व्यक्ति या संस्था क्या बनाए? उस संदर्भ में कानून बनाए। तो पहली चीज तो न्यायालय क्या कर देता है? ये लागू कर देता है कि संविधान ने जिसको जो शक्ति दी है उसी के अनुसार वो अपनी शक्ति का प्रयोग करे। दूसरा ये देखता है कि कानून फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों से असंगत तो नहीं है। तो इस प्रकार से मूल अधिकारों की क्या करता है? ये न्यायिक समीक्षा रक्षा कर देता है। तीसरा ये देखता है कि कानून क्या नहीं है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार है या नहीं। तो इस प्रकार संवैधानिक प्रावधान देखकर संविधान के पालन को क्या करता है? न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता है। तो इस प्रकार से मूल अधिकारों की रक्षा न्यायिक समीक्षा के द्वारा की जाती है। और चूंकि कोई भी कानून जो है वो संवैधानिक जो अनुच्छेद है उनके अनुसार होगा तो ही मान्य रहेगा, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से संविधान की जो सर्वोच्चता है उसकी स्थापना भी न्यायिक समीक्षा के द्वारा की जाती है। और चूंकि संसद और विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो किसी समय काल में तो क्या हो सकते हैं, किसी परिस्थिति में तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन काल क्रम जब बदलता है तो वो क्या हो सकते हैं? वो कानून बेमानी भी हो सकते हैं, गलत भी सिद्ध हो सकते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार भी नहीं हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप समान नागरिक संहिता की बात सुन रहे हैं। समान नागरिक संहिता से पहले तक क्या व्यवस्था है कि कुछ कानून जो है वो अलग अलग धर्मों के लिए
अलग अलग हैं। जैसे हिंदू लॉ हिंदुओं पर लागू होता है, मुस्लिम लॉ मुस्लिमों पर लागू होता है, जिसमें एक ही चीज की अलग अलग व्यवस्था है। जैसे विवाह की उम्र हिंदू लॉ में तो क्या है, न्यूनतम विवाह वर्ष निर्धारित है, विवाह की आयु निर्धारित है, जबकि मुस्लिम लॉ में नहीं है। हिंदू लॉ में एक व्यक्ति एक से अधिक शादियां कर सकता है, हिंदू लॉ के अंतर्गत कोई व्यक्ति एक से अधिक शादियां नहीं कर सकता, जबकि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कर सकता है। तो इस प्रकार से बहुत अधिक विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। लेकिन जिस काल परिस्थितियों में ये कानून बने थे उस समय इनकी आवश्यकता थी, आज इनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, आज की परिस्थिति के अनुसार सही प्रतीत नहीं होते। तो इस प्रकार न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रयोग करते हुए इस प्रकार की जो परिस्थिति अनुसार कानून जो नहीं है उनको भी न्यायालय क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। तो ये कुछ न्यायिक समीक्षा के महत्व हमें यहां देखने को मिलते हैं। अब न्यायिक समीक्षा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण किहोतो होल्हन वाद है, उसको हम देखते हैं कि किहोतो होल्हन वाद क्या है। किहोतो होल्हन वाद में न्यायिक समीक्षा के महत्व को न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से क्या किया गया था, रेखांकित किया गया था। और इस वाद में न्यायालय ने अपना फैसला देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था, क्या कहा था, पहली चीज कि न्यायिक समीक्षा जो है वो हमारे संविधान का मूलभूत जो ढांचा है, आधारभूत जो ढांचा है उसका लक्षण है। अर्थात न्यायपालिका को सर्वोच्च रखना हमारे संविधान का क्या है, मूलभूत ढांचा है। और न्यायिक समीक्षा के द्वारा यही तो किया जाता है न्यायपालिका द्वारा। तो सबसे पहली चीज तो ये कह दी किसमें, कियोतो होल्हन वाद में न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के महत्व को बताते हुए कहा गया कि ये संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। दूसरा ये कहा गया कि 9वीं अनुसूची में रखकर, अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में, पहले इसको समझते हैं। देखिए क्या व्यवस्था है हमारे संविधान के अंतर्गत कि जब सामाजिक सुधारों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा था, भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था और राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, उस समय क्या हो रहा था, कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन इन सब के कारण हो रहा था। भूमि अधिग्रहण जब की जा रही थी, राष्ट्रीयकरण जब किया जा रहा था, तो मूल अधिकारों को लेकर क्या पहुंच रहे थे, लोग कोर्ट में पहुंच रहे थे कि इसके द्वारा हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। किसी की भूमि ली, वो मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर क्या पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच गया। तो एक व्यवस्था की गई 9वीं अनुसूची को जोड़कर, ठीक है, पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ दिया गया और कहा गया कि भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाएंगे वो न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे। लेकिन किहोतो होल्हन वाद में न्यायालय ने जब स्पष्ट रूप से कह दिया कि न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान का क्या है, आधारभूत ढांचा है, तो न्यायालय ने क्या कहा, सरकार को कहा कि अब तक आपने जो कानून डाल दिए वो डाल दिए, लेकिन इससे आगे आप न्यायिक समीक्षा में किसी कानून को डालकर क्या नहीं बचा सकते, 9वीं अनुसूची में किसी कानून को डालकर आप न्यायिक समीक्षा से उसे बचा नहीं सकते। और तारीख डिसाइड की 24 अप्रैल 1973 कि 24 अप्रैल 1973 से पहले आपने जो कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए वो तो न्यायिक समीक्षा से बच जाएंगे, हम पीछे जाके आपके फैसलों को नहीं पलटेंगे, आपके कानूनों को नहीं पलटेंगे। लेकिन इसके बाद, इस तारीख के बाद कोई भी कानून आप 9वीं अनुसूची में डाल दोगे तो भी इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। न्यायिक समीक्षा 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की भी न्यायालय अब क्या कर सकता है। ऐसा किसमें निर्णय दिया गया, कियोतो होल्हन वाद में। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां की गई कि न्यायिक समीक्षा केवल कानून को ही नहीं देखेगा, कानून की भावना को भी देखेगा। अब देखिए हमने देखा था कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत न्यायालय सबसे पहली चीज क्या देखता है कि कानून बनाने वाली संस्था सही है या नहीं, यानी संविधान में जिसे अधिकार दिया गया है उसी संस्था ने कानून बनाया है या नहीं। दूसरा क्या देखता है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं। यहां न्यायालय ने और अधिक विस्तृत कर दिया न्यायिक समीक्षा के दायरे को और क्या कहा कि चाहे कानून बनाया जिस संस्था को अधिकृत कराया गया है उसी ने कानून बनाया और वो कानून संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भी है, लेकिन उस कानून के परिणाम यानी उस कानून का असर इस प्रकार का है कि उसके द्वारा, उसके परिणामों के द्वारा क्या होता है, संविधान का उल्लंघन होता है, संविधान के किसी प्रावधानों का उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो उस स्थिति में भी क्या किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा द्वारा उस कानून को निरस्त किया जा सकता है। अर्थात न केवल कानून को देखा जाएगा अपितु कानून की भावना और उसके परिणामों को भी देखा जाएगा
और उसके आधार पर भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। साथ ही साथ न्यायालय ने यह कहा कि जब भी संसद क्या करे, कानून बनाए, तो कानून बनाते हुए उसे सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि उस कानून का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना चाहिए। और न्यायालय भी जब जब क्या करेगा, किसी कानून की समीक्षा करेगा, किसी कानून का निरीक्षण करेगा, तो ये देखेगा कि क्या ये कानून किसी मूल अधिकार पर विपरीत प्रभाव तो नहीं डाल रहा है। तो ये सब बातें न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तृत करते हुए कीहोतो होलो अनुवाद में कही गई। अब देखते हैं कि क्या ऐसा कोई समय आया जब न्यायिक समीक्षा का प्रयोग न्यायालय द्वारा किया गया। तो जी हां, न्यायिक समीक्षा का प्रयोग कई बार न्यायालयों द्वारा किया गया है। और जैसा हम देखते हैं कि भारत में संसद जो कि क्या बनाती है, कानून बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, विधायिका भी कहा जाता है। तो हमें विधायिका और भारत में विधायिका या यूं कह सकते हैं कार्यपालिका, क्योंकि विधायिका द्वारा तो क्या बनाया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है, कानून निर्माण किया जाता है, और कार्यपालिका द्वारा क्या किया जाता है, कानून का पालन कराया जाता है, कानून का पालन कराया जाता है। और इनके ऊपर बैठा कौन है, न्यायपालिका। तो भारत में संविधान के बनने से लेके अब तक बहुत बार ऐसे मौके आए हैं जब हमें विधायिका या यूं कहें कार्यपालिका और न्यायपालिका में संघर्ष देखने को मिला है। वो संघर्ष क्यों देखने को मिला, क्योंकि समय समय पर न्यायालय को जब भी ये लगा कि कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत है, तो न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या किया है, अपने अधिकारों का प्रयोग किया और उस कानून को निरस्त कर दिया। हाल ही में एक उदाहरण हमें देखने को मिला था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम से एक संस्था बनाई गई थी संसद के द्वारा, जो कि जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में करने वाली थी। अभी तक व्यवस्था कॉलेजियम की थी, लेकिन इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। वो भी न्यायिक समीक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने किया गया था। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था, अनेकों बार इस प्रकार का प्रयोग न्यायालय द्वारा किया गया है। और पहला प्रयोग हमें गोलकनाथवाद में देखने को मिल गया था 1967 में। और गोलकनाथवाद में न्यायालय ने ये साफ कह दिया था कि मूल अधिकारों से असंगत विधि, फंडामेंटल राइट से असंगत विधि क्या होगी, शून्य होगी। फंडामेंटल राइट से असंगत विधि, फंडामेंटल राइट से या मूल अधिकारों से असंगत विधि क्या होगी, शून्य होगी। ये साफ साफ कह दिया था किसमें, गोलकनाथवाद में। और कहा था कि संविधान संशोधन भी इसके अंतर्गत विधि की परिभाषा में आएंगे। यानी किसी संविधान संशोधन के द्वारा भी, किसी संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों से असंगत विधि नहीं बनाई जा सकती। ऐसा नहीं कि संविधान संशोधन करके कोई ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि मूल अधिकारों को न्यूनीकृत कर दिया जाए। तो इस प्रकार का फैसला गोलकनाथवाद में। फिर बैंक राष्ट्रीयकरणवाद 1970 द्वारा भी न्यायिक समीक्षा का प्रयोग न्यायालय ने किया। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद, बहुत ही फेमस केस, जिसे मूल अधिकारों में बहुत ही विस्तृत रूप से हमने पढ़ा है। उसमें भी हमने देखा था कि न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए बहुत लैंडमार्क जजमेंट केशवानंदन भारती फैसले में दिया था। उसके अलावा मिनर्वा मिल्स वाद 1980, उसके अलावा जैसा मैंने आपको शुरू में बताया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बना था, उसे भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया न्यायिक समीक्षा के द्वारा। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को विस्तारित रूप से, बहुत विस्तृत रूप से हम मूल अधिकारों का जब चैप्टर हमने देखा था उसमें पढ़ चुके हैं, तो दोबारा से यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल हमने ये बताया है यहाँ पे कि न्यायिक समीक्षा का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने न्यायिक समीक्षा के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की और कब कब किस किस प्रकार से न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया गया हमारे देश में, उसको हमने समझने का प्रयास किया। आशा है इस संबंध में आपकी जो समझ है वो बेहतर हुई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।